हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स की 4th यूनिट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें दो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, चैप्टर 6 जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चैप्टर 7 दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो आज शुरू करेंगे चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा फैराडेज लॉ एंड लेंज़ लॉ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हालांकि इसके बारे में हमने 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा आइडिया है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। क्या था कि 18th सेंचुरी में या कहना चाहिए 19th सेंचुरी तक जो इलेक्ट्रिसिटी थी और मैग्नेटिज्म थी उसको हम दोनों को अलग अलग मानते थे कि ये दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम जो भी पढ़ते हैं चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, चार्जेस रेस्ट में हैं, मूव कर रहे हैं, करंट बन रही है, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो भी स्टडी करते हैं सिर्फ चार्जेस की, इलेक्ट्रिक चार्जेस की। और मैग्नेटिज्म में जो हम स्टडी करते हैं वो सारा मैग्नेट के बारे में है कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, उनकी फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, आयरन को अट्रैक्ट करता है, ये सब पढ़ते हैं हम। तो दोनों को बिल्कुल अलग माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ओरिस्टेड ने, एम्पियर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कि हमने इसे पिछले चैप्टर में पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो उन्होंने पाया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है दोनों आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया था ओरिस्टेड ने कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है मूव करते हैं, मूविंग चार्जेस, करंट, दे प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो चारों तरफ उसके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ लिंक है, लिंक तो स्टेब्लिश हो गया। लेकिन क्या क्वेश्चन अराइज हुआ फिर, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्योंकि नेचर में तो सिमेट्री होती है तो इसका ऑपोजिट भी ट्रू होना चाहिए। क्या कि जो है हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, माइकल फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने। इन दोनों के एक्सपेरिमेंट ज़्यादा फेमस हैं, जिन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसका पता लगाने के लिए कि क्या हम मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे फिर ये कंक्लूड हुआ कि हाँ, यस इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन प्रोड्यूस करंट बाय यूजिंग मूविंग मैग्नेट्स। ठीक है, यानी कि जो है इलेक्ट्रिक करंट वर इंड्यूस्ड इन कॉइल्स व्हेन दे वर सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी मैग्नेट नहीं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो हम जो है उसमें करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो फिनोमिना है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, मैग्नेटिज्म को चेंज करके और हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि माइकल फैराडे ने और हेनरी ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर जो है उनका क्या कंक्लूजन निकला। तो एक्सपेरिमेंट्स बाय फैराडे एंड हेनरी, इनके 3 मेन एक्सपेरिमेंट्स है। एक्सपेरिमेंट 1 क्या है? ये हमने एक कॉइल ली है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, हमने सिर्फ सिंगल कॉइल ली है, हमने कहीं भी बैटरी नहीं लगा रखी है, आप देख रहे होंगे, सिर्फ हमने गैलोमीटर से कनेक्ट कर रखा है इसको। एक कॉइल ली है, कॉइल मतलब कोई भी मेटल की, कंडक्टर की जो वायर है, इंसुलेटेड वायर, उसको हम अगर वाइंड अप कर दें तो उसको हम कॉइल बोलते हैं। तो हमने एक कॉइल ली और उसको गैलोमीटर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर हम एक मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट को क्या करते हैं, नॉर्थ पोल को इसके पास लेके आते हैं, ऐसे मूव करते हैं इस डायरेक्शन में। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम इसको मूव करते हैं तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कि इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो गई है। कहीं बैटरी नहीं लगी हुई है लेकिन करंट आ गई है इसमें। कैसे आई है? क्योंकि हमने मैग्नेट को मूव किया है। अब जो है जब हम इसको, मैग्नेट को वापस इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो क्या होता है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जो डिफ्लेक्शन है गैलोमीटर में वो जो है हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जो है नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल लेके आए, साउथ ऐसे कर दे, नॉर्थ ऐसे कर दे और फिर मूव करें इसको, और फिर जो है इसको वापस भी मूव करें, तो हम देखते हैं कि जो हमने फर्स्ट केस में किया था उसका जस्ट ऑपोजिट डिफ्लेक्शन सेकेंड केस में आता है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? कि हमने जब इसको मूव किया है तब डिफ्लेक्शन आ रहा है सिर्फ,
इसी तरह से अगर हम इसको स्टेशनरी कर दें और इसको मूव करें इस साइड में या इस साइड में, तब भी हमको जो है यही इफेक्ट मिलता है कि अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं और कॉइल को मूव करते हैं तब भी हमको सेम इफेक्ट मिलता है कि जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव करते हैं तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट निकालते हैं? इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन है, यानी कि मैग्नेट मूव कर रही है या कॉइल मूव कर रही है, तो जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। तो उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो सकती है अगर हम इन दोनों में से इन दोनों को रिलेटिवली मूव करें, चाहे हम मैग्नेट को मूव करें चाहे कॉइल को मूव करें। एक चीज और देखा गया इसमें कि हम जितनी तेजी से मैग्नेट को मूव करते हैं करंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या लिया है? इसमें दो कॉइल्स लिए हैं। एक कॉइल ये है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, सिर्फ गैल्वेमीटर लगा रखा है हमने, और ये जो कॉइल है इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही है क्यों? क्योंकि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब हम इस कॉइल को, सेकेंड कॉइल को मूव करते हैं फर्स्ट कॉइल की तरफ, C2 को मूव करते हैं C1 की तरफ और फिर अवे फ्रॉम दी C1। तो क्या होता है? तो इस केस में भी हम देखते हैं कि जब हम C2 को मूव करते हैं C1 की तरफ तो गैल्वेमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करता है, और जब हम इसको वापस मूव करते हैं अवे फ्रॉम द C1 तो गैल्वेमीटर में फिर डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन ऑपोजिट साइड में। क्यों होता है ऐसा? आपने पढ़ा है कि करंट कैरिंग कॉइल है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड शो कर रखी है लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी हमने करंट कैरिंग कॉइल की, तो करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नेट जो है, ये जो फर्स्ट कॉइल है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो फिर जो है ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यानी कि जैसे मूव करते हैं तो इसमें करंट प्रोड्यूस होती है। इसका अगर हम रिवर्स करें, यानी कि हम इसको स्टेशनरी कर दें और इस कॉइल को मूव करें अवे एंड टुवर्ड्स द अदर कॉइल, तो भी हमको सेम इफेक्ट दिखाई देता है। और इसके अलावा हम जितनी तेजी से कॉइल मूव करते हैं करंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है, यानी कि डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होता है। इट मीन्स इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स दैट इंड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। हमने इसे मैग्नेट भी यूज नहीं किया है, केवल दो कॉइल, एक में करंट फ्लो हो रही है एक में नहीं हो रही है। तो अगर दो कॉइल्स के बीच में रिलेटिव मोशन है जिसमें से कि एक में करंट फ्लो हो रही है तो दूसरी कॉइल में जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाती है। देन थर्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें हम कुछ भी मूव नहीं करेंगे, ना हम फर्स्ट कॉइल को मूव करेंगे ना सेकंड कॉइल को मूव करेंगे। एपरेटस वही सेम है हमारा कि हमने एक कॉइल ली है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, सिर्फ गैल्वेमीटर से कनेक्ट कर दिया है। फिर हमने जो है दूसरी कॉइल ली है C2 जिसको कि हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और साथ में एक टैपिंग की लगा दी है। टैपिंग की मीन्स हम उसको टैप करके कनेक्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और ऑन ऑफ कर सकते हैं टैप करके जस्ट। तो इसको हमने जो है C2 कॉइल को बैटरी और टैपिंग की से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही हम टैपिंग की को क्लोज करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हम देखते हैं बिल्कुल एक मोमेंट के लिए जैसे ही टैपिंग की क्लोज करते हैं तो इसमें जो है डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है, बस बहुत ही कम टाइम के लिए। और फिर हम उसको होल्ड रखते हैं, क्लोज रखते हैं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। फिर जैसे ही हम इस की को छोड़ते हैं, यानी कि ये सर्किट जो है ओपन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो फिर से एक मोमेंट के लिए हमको डिफ्लेक्शन फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको दिखाई देता है इसमें। जब तक हमने इसको क्लोज रखा है तब तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं। क्या कारण होगा इसका? इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इस कॉइल में जब इसमें करंट फ्लो होती है। तो जब हमने इसको ऑन किया, टैपिंग की को ऑन किया, तो जो करंट है वो 0 से किसी वैल्यू पे जाती है I तक। बहुत कम टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स का टाइम। तो जिस टाइम ये करंट चेंज हो रही है तो करंट चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, तो उस टाइम हमको जो है डिफ्लेक्शन दिखाई देता है इसमें। फिर हम की को दबाए रखते हैं तो क्या होता है, I कांस्टेंट रहती है, I जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो B भी कांस्टेंट हो जाता है, तो हमें कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता। अब फिर जब हम इसको ऑफ करते हैं, यानी कि इसको हटाते हैं की को, तो जो करंट की वैल्यू है वो I से फिर 0 होती है। जो भी वैल्यू थी 5 एम्पियर 6 एम्पियर उससे जो है फिर 0 होती है, जिसमें कि बहुत कम टाइम लगता है। तो हमारी B की वैल्यू फिर से जो है कम होती है, तो कम होती है तो फिर हमको डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसका मतलब
सिर्फ रिलेटिव मोशन नहीं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है किसी कॉइल के थ्रू, ये जो हमने कॉइल C1 ली थी, इसमें कहीं कोई करंट नहीं दी थी, हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था। अब इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, चाहे हम जो है मैग्नेट को मूव करें या कॉइल को मूव करें या करंट को ऑन ऑफ करें यहाँ पर, तो जो है उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिक और जो है EMF प्रोड्यूस होता है। अगर क्लोज सर्किट है तो करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। दूसरी बात क्या कि जितनी तेजी से मूव करते हैं या जितनी तेजी से इसमें ऑन ऑफ करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी तेजी से चेंज होगी, उतना ही ज्यादा EMF या उतनी ही ज्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इन्हीं सभी एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट है वो कंक्लूजन की फॉर्म में एक लॉ के फॉर्म में दिया गया, जिसको हम फैराडेज लॉ बोलते हैं, जिसके बारे में हम इसके बाद पढ़ते हैं क्या है। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो लॉ दिया गया, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ EMI। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका। The magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit, and it lasts as long as the magnetic flux is changing। यानी कि induced EMF जो है that is given by d phi b upon dt, rate of change of magnetic flux, और ये तभी तक रहता है जब तक कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है। फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A। तो क्या मतलब है, सिर्फ B को चेंज करने से नहीं, अगर हम A को भी चेंज करते हैं या B डॉट A की वैल्यू को चेंज करते हैं तो भी हम जो है करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं या EMF प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं BA cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है, B और A के बीच का एंगल, और साथ में यहाँ पे माइनस का साइन लगाता है जो कि EMF की डायरेक्शन बताता है। इस डायरेक्शन को हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ E एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द क्लोज्ड लूप। अब अगर हमने एक कॉइल की जगह हमने कॉइल ली है जिसमें कि n टर्न्स है, सिंगल टर्न वाली कॉइल नहीं है, n टर्न्स है, तो हर एक में जो फ्लक्स चेंज होगा वो सेम होगा। तो इसमें जो इंड्यूस्ड EMF है हम कितना लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस n d phi b बाई dt, या हम लिख सकते हैं माइनस n d बाई dt ऑफ b डॉट a, या हम लिख सकते हैं माइनस n b डॉट a को लिखे, सॉरी d बाई dt ऑफ b a cos थीटा। इसका मतलब हम जो EMF प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे हम जो है B चेंज करें उससे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एरिया चेंज करें तब भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एंगल चेंज करें तब भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा मेन एम क्या है, फ्लक्स को चेंज करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें EMF डेवलप होगा या करंट डेवलप होगी। सो वी सी दैट द फ्लक्स कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग एनी वन और मोर ऑफ द टर्म्स B, A और थीटा, यानी कि हम फील्ड को चेंज कर सकते हैं या एरिया को या उनके बीच के एंगल को। इट कैन ऑल्सो बी अल्टर्ड बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉइल। अगर हम कॉइल की शेप को चेंज करते हैं, जैसे सर्कुलर कॉइल है उसको हमने श्रिंक कर दिया या उसको हमने एक्सपैंड कर दिया या स्क्वायर कर दिया या रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें क्या होता है, तब भी एरिया जो है चेंज हो जाता है। हम उसको श्रिंक करें या स्ट्रेच करें तब भी एरिया चेंज हो जाता है, या फिर हम उसको रोटेट करें, रोटेट करने से क्या होगा, थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो क्या होगा, फिर से जो है फ्लक्स चेंज हो जाएगा और EMF प्रोड्यूस होगा। अब इसके बाद बात करते हैं इस नेगेटिव साइन की, कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं इसकी। तो ये जो हमने EMF की डायरेक्शन निकाली है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, इसमें जो हम माइनस का साइन लगाते हैं वो EMF की पोलैरिटी या करंट की डायरेक्शन को बताता है, जो कि लेंस लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या होता है लेंस लॉ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट which opposes the change in magnetic flux that produced it। यानी कि इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट जो भी होती है उसकी पोलैरिटी या डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो जिस कारण से इंड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, किस कारण से प्रोड्यूस हो रही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से इससे प्रोड्यूस हो रही है, वो इसी को ऑपोज करती है, जिससे प्रोड्यूस हो रही है उसी को ऑपोज करती है। समझते हैं कैसे है ये हम देख रहे हैं, ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल को हम कॉइल की तरफ लेके आ रहे हैं, ये एक कॉइल है इसकी तरफ लेके आ रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो जाती है, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाता है। हम नॉर्थ पोल को इसके पास ला रहे हैं, इधर भी नॉर्थ पोल बन गया,
और ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको पुश करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाने में हमको रिपल्जन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, और ये वर्क जो है वो करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जो कि फाइनली जो है जूल्स हीटिंग के थ्रू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इसको हम दूर लेके जा रहे हैं कॉइल से। जब दूर लेके जाते हैं तो यहाँ पे करंट जो बनती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनती है, यानी कि यहाँ पे साउथ पोल बन जाता है। अब ये साउथ पोल क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं और ये जो कॉइल है ये इसको खींच रही है अपनी तरफ। यानी कि मैग्नेट को दूर ले जाने में हमको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, और वो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, एंड देन फाइनली इनटू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसका ऑपोजिट होता, it means that the induced current was in direction opposite to the one depicted in the figure. तो इस केस में क्या होता, साउथ पोल ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट विल फेस द अप्रोचिंग नॉर्थ पोल। यहाँ पे अगर मान लीजिए नॉर्थ की जगह साउथ बन जाता तो ये इसको पुल करता, हम मैग्नेट को इधर पुश कर रहे हैं कॉइल की तरफ, और ये कॉइल इसको अपने आप ही पुल कर रही है। मतलब द बार मैग्नेट विल देन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉइल एट एन एवर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बस हम थोड़ा सा पुश करते हैं उसको और मैग्नेट जो है अपने आप ही उसके तरफ चली जाती, एंड द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती, बिना कोई वर्क किए, बिना कोई एनर्जी एक्सपेंड किए। कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं हम इसको पुश करने में, और जो है अपने आप ही इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है, और इस मैग्नेट की भी जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। एंड दिस वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हेंस इट कैन नॉट हैपन, and hence Lenz's law is truly according to the law of conservation of energy, conservation of energy को follow करता है। तो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.2, use Lenz's law to determine the direction of induced current in the situations described by figure A, that is the wire of irregular shape turning to a circular shape, and B, a circular loop being deformed into a narrow straight wire। पहले हम देख रहे हैं ये वायर ऐसे इरेगुलर शेप में है, ऐसे, ठीक है। इसको हम पुल करके क्या कर रहे हैं, सर्किल बना रहे हैं। हमने इसका जो है ये सर्किल बना दिया है। तो एक केस में क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया ऑफ लूप इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। एरिया इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये जो करंट इंड्यूस होगी इसमें, ये जो सर्किल बन गया है इसमें जो करंट इंड्यूस होगी वो कैसे होगी कि इसको अपोज करेगी। अपोज करेगी मतलब फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी। अब फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी, इसका मतलब ये जो करंट है इसमें पोलैरिटी इस तरह से होगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी वो कैसे होगी कि उसकी फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। और वो कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे नॉर्थ पोल बने, यानी कि एंटी क्लॉक, यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ए से डी, डी से सी, सी से बी और बी से ए। सो करंट विल फ्लो अलोंग ए डी सी बी, देयरफॉर करंट विल oppose this, and the current will be along A D C B A, A D C B A, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सेकेंड फिगर देखते हैं, बी पार्ट में क्या है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इनसाइड द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर। हमारे पास ये सर्कुलर लूप था, ये लूप था, इसको हमने कैसे कर दिया है, ऐसे कंप्रेस कर दिया, थोड़ा सा इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, एरिया ऑफ लूप इज डिक्रीजिंग, एरिया डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, इसका मतलब इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी वो कैसे होगी, करंट विल ऑपोज दिस, ऑपोज करेगी मतलब
इसको जो है इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, यानी कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि इस फील्ड को वो सपोर्ट करे, इंक्रीज करे, यानी कि आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। और आउटवर्ड होगी देन अगेन एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स इन दिस डायरेक्शन द करंट विल फ्लो। इसको हम लिख सकते हैं ए डैश, देन डी डैश, C dash, B dash, A dash. Again the current will be anti-clockwise, so that it increases the magnetic field and hence increases the flux. इस decrease को oppose करेगी। Next question. A solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to the axis. मान लीजिए हमारे पास एक solenoid है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसकी एक्सिस है ये, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, एक्सिस के अलोंग कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। ये इसमें फील्ड है क्योंकि इसमें जो है करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है इसमें, तो इसकी ये फील्ड है। इसके अंदर हमने एक लूप रखा है, किसी भी शेप का हो सकता है वो लूप। कैसे रखा है हमने वो लूप, उसका एरिया तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वो लूप इस तरह से रखा हुआ है नॉर्मल टू द एक्सिस, उसका जो प्लेन है दैट इज नॉर्मल टू द एक्सिस, यानी कि जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है। इफ द current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? तो पहले given quantities लिख देते हैं। हमको given है number of turns per unit length, that is 15 per centimeter। अगर मीटर में लेंगे तो 1500 per meter, इतने टर्न्स है। एरिया गिवन है हमको लूप का, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में चेंज करेंगे 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है हमको, थीटा हमको गिवन है 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। देन हमको I1 करंट गिवन है, कितनी है 2 एम्पियर। I2 करंट गिवन है, कितनी है 4 एम्पियर। और हमको टाइम इंटरवल गिवन है 0.1 सेकेंड। हमको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। कितना होता है ये, या हम लिख सकते हैं इसको माइनस डी बाई डी टी इंटू बी डॉट ए, या हम लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी इंटू बी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 है, वी गेट बी ए, you can just get minus d by dt of b and a, or we can write minus d by dt। b की वैल्यू कितनी होती है सोलेनॉइड के लिए, म्यू नॉट एन आई एंड ए। अब इसमें से जो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो निकाल देंगे हम। म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या बचा, डी आई बाई डी टी। ठीक है, या हम लिख सकते हैं माइनस म्यू नॉट एन ए और डी आई, यानी कि I2 माइनस I1 जितना चेंज हो रहा है अपॉन डी टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन की वैल्यू 1500, एरिया है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁴, I2 माइनस I1 दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी इज 0.1 सेकेंड। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे विल गेट द वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। और नेगेटिव साइन जो है इसलिए है सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ वो कितना होगा, 7.5 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा मोशनल ईएमएफ एंड एडी करंट्स। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।